हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि संविधान सभा का चुनाव कैसे होता है, ठीक है, और चुनाव के बाद कौन कौन कितनी मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, मंत्रिमंडल में कितने सदस्य थे, इन सब पे मैं डिटेल्स चर्चा कर चुका हूँ। आज के पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि संविधान सभा का जो चुनाव होने के बाद संविधान सभा का बैठक कब कब होता है और उस बैठक से क्या निष्कर्ष निकलता है, ठीक है, इन सब पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मैं इस बोर्ड पे ऑलरेडी नोट कर दिया हूँ। चलिए मैं एक एक चीज़ को समझाता हूँ। देखिए, संविधान सभा की जो बैठक होती है, पहली बार बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है। कब होता है? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जो कि दिल्ली में होता है। और दिल्ली के सेंट्रल हॉल में, कहाँ होता है? दिल्ली के सेंट्रल हॉल में 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसमें कुल 207 सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, यानी भाग लेते हैं, ठीक है। 207 सदस्य ही पहुंचते हैं। अब आती है कि 207 सदस्य ही क्यों? अगर आप देखेंगे तो 389 सदस्य हुआ करते थे, तो कुछ सदस्य जिसमें से मुस्लिम लीग ने, है ना, अपने सदस्यों को, या मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में भाग ही नहीं लिया। तो ये भी याद रखिएगा कि संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया तो कोई भी मुस्लिम लीग का सदस्य संविधान सभा में गया ही नहीं। तो जो बाकी सदस्य थे उसमें से कुल कितने गए थे? 207 सदस्य ही पहली संविधान सभा की बैठक में उपस्थित हो पाए। तो पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य थे? 207। कहाँ हुआ था? दिल्ली के सेंट्रल हॉल में, ठीक है। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, देखिए कोई भी चीज़ की बैठक होती है तो उसमें कोई ना कोई अध्यक्ष होता है, कोई ना कोई उपाध्यक्ष होता है, बनाया जाता है। तो जब पहली बैठक हुई तो सब लोगों ने यही सोचा कि किसको अध्यक्ष बनाया जाए, ठीक है। तो उसी में से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जेबी कृपलानी। क्या नाम था? जेबी कृपलानी। इन्होंने फ्रांस में देखा था कि फ्रांस में जब कोई भी बैठक होता था तो सबसे ज़्यादा जो बुजुर्ग होता था उसी को अध्यक्ष बनाते थे। क्या बनाते थे? अध्यक्ष। ये किसने देखा था? जेबी कृपलानी ने। तो जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है तो जेबी कृपलानी जो है कि यही सुझाव देते हैं संविधान सभा के सदस्यों को कि जो हम में से सबसे ज़्यादा बुजुर्ग है उसी को अध्यक्ष बनाया जाए, है ना, पहले दिन यानी 9 दिसंबर को। तो उनकी बात जो है कि स्वीकार कर लेते हैं संविधान सभा के सदस्य, और उस संविधान सभा में जितने भी बुजुर्ग सदस्य थे उसमें से सबसे ज़्यादा बुजुर्ग थे सच्चिदानंद सिन्हा। उन्हें बना दिया गया संविधान सभा का अध्यक्ष, है ना। यानी 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों थे? क्योंकि ये ओल्डेस्ट मेंबर थे, और ये ओल्डेस्ट मेंबर यानी पुराने सदस्य यानी बुजुर्ग सदस्य थे। ये किसने बताया था? कि जेबी कृपलानी ने फ्रांस से ये बातें देखा था, फ्रांस से इन्होंने बताया। जब ये अध्यक्ष थे तो एक उपाध्यक्ष भी बनाया गया, और उपाध्यक्ष बनाए गए एच.सी. मुखर्जी को। किसको बनाया गया था? एच.सी. मुखर्जी को। एच.सी. मुखर्जी का मतलब क्या है? एच का मतलब हरिंद्र, सी का मतलब कुमार, और मुखर्जी यानी हरिंद्र कुमार मुखर्जी को संविधान सभा की पहली बैठक का उपाध्यक्ष बनाया गया। तो ध्यान रखिए, जब इनको अध्यक्ष बनाया गया तो ये अध्यक्ष जो है कि संविधान सभा के सदस्यों ने चुनाव नहीं किया, ऐसे ही बना दिया गया कि भाई आप बुजुर्ग हो, आप ही आज के सभा का अध्यक्ष आप ही करोगे, अध्यक्षता आप ही करोगे, ये बना दिया गया, ठीक है। तो इन्होंने पहले दिन अध्यक्षता किया। उसके बाद क्या होता है कि 2 दिन बाद फिर बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। कब होता है? 11 दिसंबर 1946 को। मैं आपको बता दूं कि जब 9 दिसंबर 1946 की बैठक जो है कि सेंट्रल हॉल में था दिल्ली में, वो हमेशा 11 बजे, इसलिए आज के डेट में भी जब संविधान यानी संसद के जब कार्यवाही स्टार्ट होती है वो सिर्फ 11 बजे से स्टार्ट होती है, क्योंकि पहली बार भी बैठक कितने बजे से हुई थी? 11 बजे से हुई थी सेंट्रल हॉल में, इसलिए आज भी चलता आ रहा है कि ये 11 बजे ही होता है। अब क्या होता है कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। तो उसमें अब क्या होता है कि संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा
अध्यक्ष का चुनाव कराया जाता है ना, कि आप अपने में से हेड चुनते हैं कि आज जो है कि हेड बनोगे। जैसे कि पार्लियामेंट है, हमारे संसद है, तो संसद का जो स्पीकर होता है ना, संसद के जितने भी सदस्य हैं उन सबके द्वारा चुनाव होता है कि संसद का स्पीकर ये बनेगा। ठीक है, ऐसे ही संसद यानी इसमें के जितने भी सदस्य थे संविधान सभा के, वो डिसाइड करते हैं कि अब जो है कि हमारा अध्यक्ष कौन बनेगा। तो इन्होंने अध्यक्ष का चुनाव किया और वो अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। किसको? राजेंद्र प्रसाद को। तो ध्यान रखिएगा, जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी उस समय अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और ये राजेंद्र प्रसाद अब हमेशा के लिए अध्यक्ष हो गए। जब तक संविधान सभा चलेगा तब तक ये अध्यक्ष रहेंगे। मतलब कि इनको अस्थाई अध्यक्ष, क्यों अस्थाई? क्योंकि इनका चुनाव हो गया। और ऊपर अस्थाई अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि उनको क्या किया गया था कि सलाह से बैठाया गया था। जेबी कृपलानी ने कहा कि ये बुजुर्ग हैं, इन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाए। उनका चुनाव नहीं हुआ, यानी संविधान सभा के सदस्यों ने उनको अपने मन से चुनाव नहीं किया था, है ना। इसलिए वो क्या थे? अस्थाई अध्यक्ष थे। और ये 11 दिसंबर 1946 को जो राजेंद्र प्रसाद थे वो क्या थे? अस्थाई अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थाई अध्यक्ष कब बनाए गए थे? तो 9 दिसंबर को। अस्थाई अध्यक्ष 11 दिसंबर को। अब आपने नोट किया कि 9 के बाद 11, आखिर में 10 दिसंबर कहाँ गया, है ना। 10 दिसंबर कहाँ गया? तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हमारे यहाँ संविधान सभा का गठन हुआ था ना, ठीक है, जब संविधान सभा का चुनाव हुआ तो ये डिसाइड किया गया कि एक दिन संविधान सभा का कार्य होगा, यानी संविधान निर्माण का कार्य होगा, और अगले दिन यानी एक दिन बाद, ठीक है, पूरे देश में जो भी चीज़ें घटनाएं हैं या मंत्रिमंडल का कार्य है या मंत्री पद मिला हुआ है, जिसको जो मंत्री पद मिला हुआ था, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, कि रेल मंत्री कौन था? आसफ अली, है ना। ये जो मंत्री पद सबको दिया गया था वो अपना अपना कार्य करेंगे। यानी एक दिन संविधान सभा का कार्य होगा, यानी संविधान के निर्माण का कार्य होगा, और एक दिन मंत्रिमंडल का कार्य होगा। इसीलिए जब 9 दिसंबर को संविधान निर्माण का कार्य हुआ तो 10 दिसंबर को मंत्रिमंडल का कार्य हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद 11 दिसंबर को फिर बैठक होता है और फिर कार्य होता है, ठीक है। अब देखिए 11 दिसंबर को जब बैठक होता है तो अध्यक्ष कौन बनता है? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अस्थाई अध्यक्ष होते हैं। जब अस्थाई अध्यक्ष बना दिए जाते हैं तो ये होता है कि भाई एक संविधान निर्माण जब होगा उसमें कोई सलाहकार भी तो होना चाहिए ना, संवैधानिक सलाहकार। संविधान के निर्माण में कोई अगर प्रॉब्लम हुई, समस्या हुई तो किससे सलाह लेंगे? तो एक सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं। उस समय के जो IAS अधिकारी होते हैं, ठीक है, उनका नाम है BN राव, है ना। BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया जाता है? BN राव को। जब BN राव को संवैधानिक सलाहकार बना दिया गया तो ये अपना अब कार्य चल रहा था। फिर अगले दिन यानी 13 दिसंबर 1946 को, एक दिन बाद 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया जाता है, जिस प्रस्ताव का नाम होता है उद्देश्य प्रस्ताव। याद रखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के बैठक में कब पेश किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने जब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया तो बात आती है कि ये उद्देश्य प्रस्ताव है क्या। देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के और बहुत अच्छी बातें पेश की। मैं आपको समझाता हूँ। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब क्या है कि सब लोग ये सोच रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये भी सोचा कि भारत को हम संविधान तो बना रहे हैं लेकिन उसमें कैसे लोग होने चाहिए। मतलब भारत को क्या डेमोक्रेसी रखना चाहिए या रिपब्लिक होना चाहिए, है ना। भारत एक रिपब्लिक देश होगा या डेमोक्रेसी होगा, इस बात पे मंथन होने लगा। यही उद्देश्य प्रस्ताव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। तो सभी लोगों ने डिसाइड किया कि डेमोक्रेसी और रिपब्लिक दोनों होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डेमोक्रेसी और रिपब्लिक दोनों होना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि डेमोक्रेसी क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है। देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। अब आप देखेंगे दोनों का मतलब एक जैसा ही लग रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो डिफरेंट बहुत ही ज़्यादा मतलब दिमाग को हिलाने वाला है। ध्यान से सुनिए कैसे। डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र, मतलब जहाँ पर लोगों के द्वारा चुना गया शासन हो, यानी लोग चुनाव करें, वोट दें, और उनके द्वारा जो एक शासन का मेन हेड होगा वही, तो उस देश को क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी। क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी।
लेकिन रिपब्लिक किसको बोलेंगे? देखिए, पूरे देश का एक मुखिया होगा, है ना। जैसे हमारे भारत देश के मुखिया कौन है? तो प्रेसिडेंट, है ना, यानी राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति यानी पूरे देश का मुखिया एक राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति यानी जो उस देश का हेड है, अगर उसका चुनाव किया जाता है तो वो देश रिपब्लिक कहलाएगा, है ना। हमारे यहाँ भारत देश में बताइए, क्या प्रेसिडेंट का चुनाव होता है कि नहीं होता है? होता है। आम नागरिक किसको देती है वोट? तो एमपी, सांसद जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, और वो लोग प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट का भारत के प्रथम नागरिक का चुनाव किया जाता है, इसलिए भारत रिपब्लिक है। क्या है? रिपब्लिक है। और भारत के अंदर जो प्रेसिडेंट का चुनाव करता है, उसका भी चुनाव भारत के नागरिक करते हैं, इसलिए हम लोग डेमोक्रेसी भी है। यानी भारत एक डेमोक्रेसी और रिपब्लिक दोनों है। इसके विपरीत में बात करूँ तो जैसे ब्रिटेन एक डेमोक्रेसी कंट्री तो है, लेकिन रिपब्लिक नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि ब्रिटेन में लोग वोट तो देते हैं, लेकिन ब्रिटेन देश का जो मेन हेड है, वहाँ की रानी, महारानी, महाराजा बनते हैं, न कि उनका चुनाव होता है। वो ऑलरेडी बाय बर्थ है, यानी जन्म से ही राजा महाराजा में जो जन्म लिया है, वो ऑलरेडी उस देश का हेड बना हुआ है, यानी वो रिपब्लिक नहीं है ना। वहाँ पे मेन मुखिया का चुनाव नहीं होता है। तो ये था हमारा उद्देश्य प्रस्ताव। जब ये पेश किए पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा कि ये नहीं, ये होना ही चाहिए। तो जब ये पेश किए 13 दिसंबर 1946 को, तो ये संविधान सभा के द्वारा जो है 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है कि हाँ, ये ऐसा ही होगा, भारत एक डेमोक्रेसी और रिपब्लिक देश बनेगा। ठीक है। तो कब ये उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है और भारत को डेमोक्रेसी और रिपब्लिक देश बना दिया जाता है। अब क्या होता है कि भारत के अंदर विभाजन की, जो मुस्लिम लीग भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे, उन्होंने विभाजन के लिए कि भारत का बंटवारा किया जाए, मुस्लिमों के लिए अलग देश बनाया जाए, ये चल रहा था। ये ब्रिटेन के माउंट बेटन जो है कि क्या करते हैं, ब्रिटेन से जब आते हैं भारत में 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना लेकर के, उसमें साफ साफ कहा जाता है कि भारत का विभाजन स्वीकार किया गया है, यानी भारत का विभाजन किया जाएगा। तो भारत का विभाजन ये हो जाता है ना। आपको पता है कि कब भारत का विभाजन होता है? तो 15 अगस्त 1947 को भारत का बंटवारा हो जाता है, यानी 14 अगस्त को बंटवारा हो जाता है। 15 अगस्त को हम रिपब्लिक मनाते हैं, है ना। 14 अगस्त को पाकिस्तान मनाता है, तो ये आज़ाद हो जाती है। जब ये भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, तो जब बंटवारा हो गया, तो उस समय जो सदस्यों की संख्या है ना, 299 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 299। देखिए सदस्य कितने घटते जा रहे हैं, कितने हो गए? 299 सदस्य हो गए। अब ये 299 सदस्य हो गए। अच्छा, भारत का बंटवारा हो गया, तो भारत के बंटवारा के बाद संविधान सभा की जो बैठक होती है ना, वो लॉन्ग टाइम में बैठक होती है 31 अक्टूबर 1947 को। यानी भारत विभाजन के बाद संविधान सभा की बैठक कब होती है? तो 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा की बैठक होती है। अब ये संविधान सभा की बैठक हो जाती है, यहाँ तक कार्य कंप्लीट हो जाता है। संविधान सभा के बैठक में कई सारी समितियां बनाई जाती हैं, जिसमें से मुख्य समिति, मैंने लिखा है कि समितियों का गठन किया जाता है, जिसमें से मुख्य समिति और समिति के जो हेड है ना, उनके बारे में आपको याद रखना है। देखिए, पहला समिति बनाया जाता है संचालन समिति, यानी जब भी संविधान सभा का बैठक होता है, संचालन कौन करेगा? मेन लीड में कौन रहेगा? जैसे होता है ना कि कहीं जो भी प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे संचालन कोई करने वाला होता है पहला, तो संचालन कौन करेगा? तो राजेंद्र प्रसाद। कौन करेगा? राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि ये अध्यक्ष थे, है ना, अध्यक्ष थे, तो ये संचालन यही करेंगे, इसलिए संचालन समिति का जो मेन हेड है वो राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद बनाया जाता है परामर्श और सलाहकार, है ना। जो समिति बनती है, संविधान को निर्माण करने के लिए समितियां बनाई जाती है, उस समिति में परामर्श और सलाहकार समिति बनाई जाती है। उसके अध्यक्ष जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाता है। किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए नाम लिखिए, सलाहकार, तो सलाह से सरदार, सलाहकार यानी परामर्श को बोलते हैं ना सलाहकार, सलाहकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाता है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक और समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है, प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ध्यान से सुनिए, सलाहकार और प्रांतीय, तो आपको याद रखने का तरीका मैं बताता हूं कि प्रांत के अंदर सलाह देना यानी परामर्श देना, कहाँ?
प्रांत के अंदर, तो प्रांतीय, ध्यान रखिए प्रांतीय, है ना, प्रांत के अंदर सलाह देना किसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सलाह से सरदार, तो प्रांत के अंदर सलाह देना सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, अध्यक्ष थे तो संचालन नहीं करेंगे, परामर्श कौन देगा, सलाह कौन देगा, और प्रांत, है ना, कहाँ, प्रांत के अंदर सलाह कौन देगा, तो वल्लभ भाई पटेल। चलिए उसके बाद संघ, संघ है, संघ का मतलब बहुत सारे, यानी संघ समिति बनाई गई थी, संघ के पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। कौन बनाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बनाए गए थे, इसके मेन हेड बनाए गए थे समिति के। तो संघ समिति का याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद प्रारूप और मसौदा, तो प्रारूप और मसौदा समिति के अध्यक्ष जो बनाए गए थे या हेड बनाए गए थे कह सकते हैं, वो बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। याद रखिएगा प्रारूप समिति या मसौदा समिति के हेड कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य, प्रारूप समिति में 7 सदस्यों को लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है कि संविधान का निर्माण करेंगे। आपको ये जैसे जैसे पार्ट आएगा धीरे धीरे मैं बताते चलूंगा, ठीक है। तो प्रारूप या मसौदा समिति के कौन अध्यक्ष हो जाते हैं या कौन मेन हेड हो जाता है, भीमराव अंबेडकर। ऐसे ही बनता है झंडा समिति, तो झंडा समिति के जो होते हैं ना, जेबी कृपलानी। कौन होता है, जेबी कृपलानी। देखिए झंडा का स्पेलिंग जे से स्टार्ट होता है और जेबी कृपलानी भी जे से स्टार्ट होता है, तो जे, है ना, झंडा जेबी कृपलानी। यानी मैंने जितना भी समिति लिखा है, पहला है संचालन राजेंद्र प्रसाद, परामर्श और सलाहकार वल्लभ भाई, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघ पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप या मसौदा कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। उसके बाद लास्ट में झंडा, झंडा को जेबी कृपलानी। ये था हमारा संविधान सभा की बैठक, और संविधान सभा की बैठक के बाद ये समिति जो बनाई गई थी, ये टोटल समिति। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि प्रारूप समिति में कितने अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति में कितने लोग थे और सभी लोगों ने क्या क्या काम किया, ये आपको याद रखना है कि प्रारूप समिति में कितने लोग थे, ये भी आपको बताऊंगा। और संविधान सभा का धीरे धीरे हम लोग संविधान के निर्माण की तरफ चलते जा रहे हैं और संविधान निर्माण कर देंगे। संविधान का निर्माण किसने किया था, संविधान को लिखा किसने था, कितने पेज का संविधान है, ये सब आपको मैं बताऊंगा धीरे धीरे। आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो अभी आपको ये कॉन्सेप्ट यानी ये पार्ट कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।